वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं डॉक्टर अमर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर नया सेशन जो है वह शुरू करने जा रहे हैं। तो बेटा, नए सेशन के अंदर मैं आपका इस मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर अमर आपको बायोलॉजी जो है कि टॉपिक जो बायोलॉजी पूरी है उसको मैं कवर अप कराऊंगा। बेटा, आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, और इस चैप्टर का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बेटा, बेसिकली इस चैप्टर के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जनन क्या है। वी बेसिकली डिस्कस दी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जनन क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो सेकंड टॉपिक आएगा इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नर जनन तंत्र जिसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं। बेटा ड्यूल मोड के अंदर क्लास चलेगी, मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बाईलैंग्वेज फॉर्म के अंदर आपकी जो क्लास जो है वो चलेगी। इसलिए हिंदी मीडियम वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। थर्ड, इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर लिया जाएगा वह होगा आपके बेटा गैमिटोजेनेसिस। क्या होगा बेटा? गैमिटोजेनेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा युग्मक जनन। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक जनन या युग्मक का निर्माण। दो तरीके का होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बेटा फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन या जिसे हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं निषेचन, निषेचन के बारे में बात करेंगे। निषेचन के बाद बात करेंगे बेटा एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा भ्रूण विकास। ठीक है बेटा, इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे बेटा जेस्टेशन पीरियड के बारे में। पीरियड के बारे में बात करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं गर्भावधि। और कुछ छोटे छोटे टॉपिक भी इस चैप्टर के अंदर है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की जाएगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, क्या नहीं होता है। आतव चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा आतव चक्र, इसके बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। बेटा, मान के चलना कि आपको बायो के अंदर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड बायो पढ़नी है, तो मेरा मेन मोटो भी इस चैप्टर के अंदर यही रहेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन वर्ड, हर वर्ड एनसीईआरटी का इस नोट्स के अंदर आपके कवर अप हो, हर एक लाइन इस नोट्स के अंदर, इस सेशन के अंदर आपके कंप्लीट हो, वह मैं कोशिश करूंगा। पूरे के पूरे नोट्स जो है वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर जो बोर्ड पे पड़ा है वो अवेलेबल हो जाएगा। और जैसा भी आप लोग जानते हैं, पहले भी आप लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, आई थिंक किसी भी तरह की लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को 101% नहीं होगी। तो बेटा, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत में। बेटा, जनन क्या है? जनन क्या है? बेसिकली जनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव जो है वह अपने जैसे नए जीवों का निर्माण करता है। क्या है बेटा? देखिएगा, जनन की डेफिनेशन लिखने कि जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। क्या है बेटा? देखना बेटा, जनन के बारे में हम लोग अगर बात करें, जनन क्या है? जनन या जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन।
ठीक है। जनन क्या है देखना बेटा, कि जनन जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करता है। क्या है देखिएगा बेटा, लिखिएगा, जीवों में पाई जाने वाली, जीवों में पाई जाने वाली वह प्रक्रिया, पाई जाने वाली वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है, नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, जनन कहते हैं। कि मतलब जीवों के अंदर वह प्रक्रिया जिससे वह अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे जनन कहते हैं। द प्रोसेस अकर्स इन लिविंग बीइंग बाय विच इट प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। क्या है बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा, प्रोसेस अकर्स इन लिविंग बीइंग, occurs in living being by which they produce they produce their progeny. Their progeny is called as रिप्रोडक्शन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जनन कहते हैं। ठीक है बेटा, कि जीवों के अंदर वह प्रक्रिया जिससे वह अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। बेटा माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सर जनन आवश्यक क्यों है। बेटा देखो, जनन किस लिए आवश्यक है कि अगर कोई जीव है वो कोई ना कोई जाति से बिलोंग करेगा, तो जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। Reproduction is necessary for continuity of a species. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा बेटा, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन अति आवश्यक है। जनन अति आवश्यक है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा बेटा, रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है बेटा, अगर कोई जाति है वह जनन नहीं करती है तो 101% कुछ समय के बाद वह जाति जो है वह पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इसलिए जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है बेटा, जनन जो है वह आवश्यक है। क्लियर बेटा, तो यही है बेटा, देखिएगा बेटा क्या कह रहा है, टू कंटिन्यू इट्स ओवन रेस एन ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग लाइक इट्स ओन। अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए जीव जनन की प्रक्रिया द्वारा अपने जैसी संतान जो है उत्पन्न करता है। क्लियर है पॉइंट बेटा, ये हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। क्लियर, चलते हैं बेटा, देखो ह्यूमन आर, नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी क्या कह रही है, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म। मनुष्य लैंगिक जनन करने वाला सजीव प्रजनक प्राणी है। सजीव प्रजनक प्राणी है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा देखना बेटा, बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो बेसिकली जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, या जिसको हम लोग जनन बोलते हैं, यह जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है बेटा, दो प्रकार का।
एक जनन का जो प्रकार होता है जिसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अलैंगिक जनन। क्या बोलते हैं बेटा? अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, या जिसको इंग्लिश के अंदर लिखा जाता है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरा जो जनन का प्रकार होता है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लैंगिक जनन, या जिसे हम लोग इंग्लिश के अंदर लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या लिखते हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा इस पूरे 12th के अंदर, आपके इस चैप्टर के अंदर केवल और केवल लैंगिक जनन के बारे में हमें डिस्कस करना है, लेकिन हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अलैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के अंदर क्या क्या विभिन्नताएं, किस किस प्रकार के अंतर जो है वह प्रेजेंट होते हैं। तो बात करते हैं कि अलैंगिक जनन। बेटा देखना, ऐसा जनन जिसके अंदर केवल एक ही पूर्वज काम में आता है। क्या है बेटा? इसके अंदर केवल एक पूर्वज काम में आता है, केवल एक पूर्वज काम में आता है। ठीक है। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट जो होता है वह इन्वॉल्व होता है। अब बेटा बताइए, अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो उसके अंदर युग्मक जो है वह भी एक ही प्रकार के बनेंगे। अगर एक ही पेरेंट काम में आ रहा है तो युग्मक भी कितने बनेंगे बेटा? एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा बेटा, केवल एक प्रकार के ही, एक प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है, एक प्रकार के युग्मक का निर्माण होता है। ओनली single type of gamete is formed, single type of gamete is formed, एक ही तरह का जो है युग्मक यहां पर बनता है। बेटा मुझे बताइए, अगर एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा तो यहां पर युग्मकों के फ्यूजन का, युग्मकों के संलयन की कोई क्रिया होगी क्या? नहीं सर, होगी भी नहीं। अगर युग्मक एक है तो निषेचन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। युग्मकों का संलयन या निषेचन जो होता है वह अनुपस्थित होता है। युग्मकों का संलयन, या जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन, वह क्या होता है बेटा? यहां पर अनुपस्थित होता है। मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ gametes, या वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है वह बेटा यहां पर एब्सेंट होता है। क्लियर है कहानी यहां तक? अब देखो बेटा, इन तीनों को भी अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करते हैं। अगर जहां पर अलैंगिक जनन में एक ही पूर्वज काम में आता है, लैंगिक जनन के अंदर दो पूर्वज जो होते हैं वह काम में आते हैं, दो पूर्वज काम में आते हैं। टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, यहां पर दो पेरेंट जो होते हैं वह पार्टिसिपेट, पेरेंट्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं। दो पेरेंट जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं। बेटा अगर दो पेरेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो युग्मक कितने तरह के बनेंगे? तो क्या सर दो पेरेंट है, दो अलग अलग प्रकार के पेरेंट है तो युग्मक भी दो प्रकार के बनेंगे। तो यहां पर एक ही प्रकार का युग्मक बनता था, यहां पर क्या होंगे? दो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स आर फॉर्म्ड, दो अलग अलग प्रकार के गैमीट बनते हैं। बेटा यहां पर एक ही प्रकार के युग्मक बनते थे तो निषेचन की क्रिया होती नहीं थी, लेकिन लैंगिक जनन के अंदर निषेचन या युग्मकों का संलयन उपस्थित होता है। युग्मकों का संलयन, या जिसे हम लोग
निषेचन कहते हैं। निषेचन वह क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है। मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट हियर। यहां पर क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। आगे बात करें बेटा, बेटा देखना, अलैंगिक जनन की बात करें अगले पॉइंट के अंदर हम लोग बात करते हैं बेटा। यहां पर वापस लिख लेता हूं बेटा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, और इधर हम ले लेते हैं वापस बेटा, कंटिन्यूटी के अंदर है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, इधर बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेटा अलैंगिक जनन के अंदर किसी भी प्रकार की क्रॉसिंग ओवर जैसी क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है बेटा? अगला पॉइंट देखना बेटा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर, या जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा जीन विनिमय, जीन विनिमय क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? अनुपस्थित होता है। जीन विनिमय क्या? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो होता है वह एब्सेंट होता है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? 11th के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन की पैकाइटिन अवस्था के दौरान होने वाली एक क्रिया है, जिसके द्वारा जीन का एक भाग, गुणसूत्र का एक भाग दूसरे भाग से क्या हो जाता है? अदला बदली हो जाती है, जीन का विनिमय हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है? विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगर यहां पर जीन विनिमय अनुपस्थित है तो उत्पन्न संतानें, या अपन कह सकते हैं, पहले ये पॉइंट नहीं लिख ले, अपन ये लिख लेते हैं, विभिन्नताएं जो होती है, विभिन्नताएं जो होती है अनुपस्थित होती है। क्या होती है बेटा? विभिन्नताएं जो होगी अनुपस्थित होगी। वेरिएशंस जो होंगे, वेरिएशंस वो यहां पर बेटा आपके एब्सेंट होंगे। इज दैट क्लियर? मतलब उत्पन्न संतानें आपस में और अपने पूर्वज के साथ आनुवंशिक रूप से समान होती है, और जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। प्रोड्यूस प्रोजेनी आर, इंग्लिश मीडियम लिखिएगा बेटा, प्रोड्यूस प्रोजेनी आर genetically similar to themselves and with their parent and are called as clone। ठीक है बेटा, अलैंगिक जनन के अंदर किसी भी प्रकार की जीन विनिमय क्रिया नहीं होती है, और बेटा जीन विनिमय नहीं होगा तो विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, और विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी तो जो भी संतानें होगी, जो भी प्रोजेनी होगी, वह आपस में और अपने पूर्वज के साथ आनुवंशिक रूप से एक समान दिखाई देती है। उन्हें हम लोग क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। लैंगिक जनन की बात करें तो बेटा यहां पर जीन विनिमय जो होता है, जीन विनिमय, या जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ये क्या होता है बेटा? उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित, प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, कभी हम लोगों ने सोचा कि आप और आपका बहन या भाई एक ही माता पिता की संतान है, फिर भी यू एंड योर ब्रदर और योर सिस्टर आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी टू ईच अदर। ऐसा क्यों है? उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा? जीन विनिमय रेस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर रेस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब इसमें क्या उत्पन्न होती है बेटा? विभिन्नताएं। क्या उत्पन्न होती है बेटा? विभिन्नताएं जो होती है उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वेरिएशंस आर अराइजेस। ठीक है बेटा, वेरिएशंस जो होती है वह अराइजेस होती है और आनुवंशिक रूप से एक समान नहीं होती है। अगर
जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ दें तो लैंगिक जनन करने वाली सभी संतानों के अंदर आनुवंशिक रूप से विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यहां पे एक और पॉइंट्स लिख लीजिएगा भली, नोट डाल के, क्योंकि जीन विनिमय का वर्ड आ गया है बेटा। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, क्रॉसिंग ओवर या जिसको हम लोग बोलते हैं जीन विनिमय, तो ये बेटा जीन विनिमय कब होता है बेटा? यह जीन विनिमय होता कब है? होता क्या है कि समजात गुणसूत्रों के अभिगिनी क्रोमेटिड्स के बीच में गुणसूत्रीय पदार्थों का आदान प्रदान जो है वह क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। लिखिएगा बेटा, समजात गुणसूत्रों के अभगिनी नॉन सिस्टर अभगिनी क्रोमेटिड्स के मध्य गुणसूत्रीय पदार्थों का आदान प्रदान क्या कहलाता है बेटा? क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। क्या है? इंग्लिश मीडियम लिखना है बेटा, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। बेटा क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है बेटा अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के अंदर एक अवस्था होती है जिसको बोलते हैं प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी होती है बेटा पैकाइटीन अवस्था। कौन सी अवस्था होती है बेटा? पैकाइटीन अवस्था के दौरान जीन विनिमय की क्रिया देखने को मिलती है। किस अवस्था के दौरान बेटा? पैकाइटीन अवस्था के दौरान जीन विनिमय की क्रिया देखने को मिलती है। अब देखना बेटा, अब क्या बात कर रहे हैं कि मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर मनुष्य जो है यह एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। पहला पॉइंट क्लियर होना चाहिए बेटा, मनुष्य एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है। लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, यह पॉइंट हम लोगों को समझ में आना चाहिए। ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो है वह ह्यूमन होता है। इज दैट क्लियर? मनुष्य के अंदर अलैंगिक जनन नहीं होगा, केवल कौन सा जनन होता है बेटा? लैंगिक जनन होता है। सेकंड पॉइंट समझिएगा बेटा, मनुष्य जो होता है वह सजीव प्रजक प्राणी है। मनुष्य कैसा है बेटा? सजीव प्रजक प्राणी है। कैसा है बेटा? विविपेरस। ह्यूमन इज व्हाट? ह्यूमन इज अ विविपेरस ऑर्गेनिज्म। अब आपके माइंड के अंदर आएगा सर विविपेरस का मतलब भी समझाओ, कि जब आपने इतने डिटेल के अंदर लैंगिक जनन को समझा दिया तो सजीव प्रजक या विविपेरस क्या होता है उसे भी समझाओ। बिल्कुल समझाएंगे बेटा। बेटा जो जीव होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म, जनन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जनन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। यूं तो है बेटा 3 प्रकार के हैं, लेकिन हमें यहां पर 2 प्रकार मान के चलना है। एक तो होते हैं बेटा जिसको बोलते हैं अंड प्रजक। क्या बोलते हैं? अंड प्रजक, या इंग्लिश के अंदर उन्हें बोलते हैं बेटा ओवीपेरस। और दूसरे जो होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा सजीव प्रजक। क्या बोलते हैं? सजीव प्रजक, या इंग्लिश के अंदर उसको लिखते हैं बेटा विविपेरस। क्या लिखते हैं बेटा? विविपेरस। अंड प्रजक क्या होते हैं और सजीव प्रजक क्या होते हैं? बेटा ऐसे जीव जो अंडे पैदा करते हैं, अंडे उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग अंड प्रजक कहते हैं। जैसे मुर्गी
जैसे छिपकली देख लो, चूहा देख लो, ये सब क्या होते हैं बेटा? अंडे देने वाले प्राणी हैं, अंडे उत्पन्न करने वाले प्राणी। ये क्या होते हैं बेटा? अंडे उत्पन्न करने वाले प्राणी, अंडे उत्पन्न करने वाले प्राणी होते हैं। एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, क्या है बेटा? एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? ऐसे प्राणी जो अंडे उत्पन्न करते हैं, अंडे पैदा करते हैं, उन्हें हम लोग अंड प्रजक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, मुर्गी, ठीक है बेटा, मुर्गी, या जिसको बोलते हैं हैन। जैसे बात कर देते हैं बेटा छिपकली, जिसे हम लोग बोलते हैं लिजार्ड। क्या है? लिजार्ड। और भी कई सारे हैं बेटा, ठीक है। सजीव प्रजक की बात करें, अंडे पैदा करने वाले तो हो गए अंड प्रजक, और बच्चे उत्पन्न करने वाले क्या हो जाएंगे बेटा? बच्चे उत्पन्न करने वाले, बच्चे उत्पन्न करने वाले कौन हो जाएंगे बेटा? विविपेरस। मतलब गिव चाइल्ड बर्थ, गिव्स चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड को पैदा करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? सजीव प्रजक प्राणी कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें बेटा, मानव है, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन एक सजीव प्रजक प्राणी है। मानव के बाद अगर हम लोग बात करें, बंदर है, मंकी, मंकी है, ठीक है, काऊ है, गाय, गाय भी क्या है बेटा? एक आपके सजीव प्रजक प्राणी है। क्लियर है यहां तक? तो ये चीज डिस्कस हो गई कि लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, सजीव प्रजक प्राणी है। ठीक है बेटा, दोनों चीज क्लियर हो गई कि मनुष्य कैसा है बेटा? सजीव प्रजक। मतलब मनुष्य की मादा जो होती है वह अंडे पैदा करती है, अंडे पैदा ना करके शिशु को पैदा करती है। अंडे पैदा करने वालों को तो क्या बोलेंगे बेटा? अंड प्रजक कहेंगे। मानव की जो मादा होती है वह सजीव प्रजक प्राणी है। क्लियर है चीज बेटा? ये पॉइंट जो है, ये सजीव प्रजक प्राणी, ये बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा? मादा के लिए बात करेंगे, फीमेल्स के लिए ये बात अपन लोग सही मानेंगे। अगली बात करते हैं बेटा, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है बेटा? एक लिंगी प्राणी है। मतलब कैसा है बेटा? यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। एक लिंगी प्राणी का मतलब क्या होता है? यदि किसी प्राणी में, कोई जीव में नर और मादा जनन संरचनाएं अलग अलग शरीर में उपस्थित होती है तो उसे हम लोग एक लिंगी प्राणी कहते हैं। इस पॉइंट को भी लिखिएगा बेटा, हर एक पॉइंट बेटा, ये चीज ध्यान रखना। आपका एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको इस मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट पर पढ़ाया जाएगा। ये इस मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट की गारंटी है, श्योर कह रहा हूं। एक भी वर्ड एनसीईआरटी का यहां पर नहीं छूटेगा। आउट ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को समझने के लिए जिन कॉन्सेप्ट की, जिन टर्मिनोलॉजी की आपको आवश्यकता होगी वो यहां पर सभी कवर अप करवाई जाएगी। तो देखिएगा बेटा, अगला पॉइंट क्या कह रहा हूं मैं? एक लिंगी। बेटा देखना, जीव जो होते हैं ना, जीव ऑर्गेनिज्म दो तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं बेटा? एक लिंगी प्राणी। ठीक है, अब जैसे जनन चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन पता ही नहीं है कि एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है, तो बेटा मतलब नहीं है। एक लिंगी को बोलते हैं बेटा यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल। या इसी को हम लोग डायोसियस भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? डायोसियस। ये भी चीज ध्यान रखना। दूसरा होता है बेटा द्विलिंगी। क्या होता है बेटा? द्विलिंगी प्राणी, या जिसको बोलते हैं बेटा बाईसेक्सुअल। क्या बोलते हैं बेटा? बाईसेक्सुअल। या इसी को बोलते हैं बेटा मोनोइसियस। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोइसियस प्राणी। बेटा ऐसे प्राणी जिसमें नर और मादा जनन संरचनाएं अलग अलग जीव में उपस्थित होती है, अलग अलग शरीर में हो, उन्हें हम लोग बोलते हैं एक लिंगी। और अगर नर और मादा जनन संरचनाएं एक ही जीव में उपस्थित है तो उसे हम लोग द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। लिखिएगा बेटा, इसमें नर व मादा जनन संरचनाएं, नर व मादा जनन संरचनाएं अलग अलग शरीर में, अलग अलग शरीर में उपस्थित होती है, उपस्थित
होती है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स are present in different body, are present in different body। यहां पर क्या होगा बेटा, नर व मादा जनन संरचनाएं, मादा जनन संरचनाएं एक ही शरीर में उपस्थित होती है। क्या लिखोगे बेटा, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, एक ही बॉडी के अंदर जो है नर और मादा जनन संरचनाएं उपस्थित होती है। ठीक है बेटा, यहां पर अगर इसके उदाहरण की बात करें, इसके एग्जाम्पल एक लिंगी, जैसे हो गया मानव एक लिंगी प्राणी है, ह्यूमन जो है वह एक लिंगी प्राणी है। अगर बात करें बंदर भी क्या है बेटा, एक लिंगी प्राणी है। मंकी, ठीक है, गाय की बात कर लो, कुत्ते की बात कर लो, ये सब एक लिंगी प्राणी है। अगर द्विलिंगी की बात करते हैं या जिसको मोनोसियस कहते हैं बेटा, आपकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है केंचुआ। क्या है बेटा, केंचुआ, जिसको हम लोग अर्थवर्म के नाम से जानते हैं। तो अपन लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई कि अगर नर और मादा जनन संरचनाएं एक ही प्राणी में हैं तो हो गया द्विलिंगी, और अलग अलग शरीर में है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा, एक लिंगी प्राणी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे कि मनुष्य एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, ये चीज क्लियर हो गई। सजीव प्रजक प्राणी है, बिल्कुल ये भी सर चीज क्लियर हो गई। एक लिंगी प्राणी है, यह भी चीज क्लियर हो गई। एक पॉइंट और लिख लिया कि मनुष्य के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब आप कहोगे सर इस चैप्टर के अंदर तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नाम की कोई चीज नहीं दे रखी है। बेटा यहां पर नहीं तो इस 11th और 12th के अंदर कहीं ना कहीं पर आपको ये पढ़ना है। तो मैं जनन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, मनुष्य से रिलेटेड, उनको सबको यहीं पे करवा रहा हूं। अब आपके माइंड के अंदर आना चाहिए कि सर लैंगिक द्विरूपता क्या होती है। तो बेटा लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है कि अगर नर और मादा को, एक लिंगी प्राणियों में नर और मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर या किसी विशेष लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सके कि यह नर है और यह मादा है, तो उसे हम लोग लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। इस पॉइंट्स को भी लिखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कोई भी कंपटीशन जो 12th सिलेबस के ऊपर बेस्ड है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक द्विरूपता, या जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है बेटा, क्या होता है बेटा कि यदि एक लिंगी प्राणियों को, एक लिंगी प्राणी में नर व मादा को विशेष लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके तो उसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो उसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मनुष्य के अंदर नर अलग दिखाई देता है, मादा जो होती है वह अलग दिखाई देती है। ठीक है, उदाहरण भी मैं बाद में लिखूंगा, पहले इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं। इफ इन यूनिसेक्सुअल organism male and female
female are distinguish easily on the basis of some character, on the basis of some character, morphological character की बात करेंगे बाहर से देखने पर ही, some character, then it is called as sexual dimorphism. क्या बोलेंगे बेटा उसको? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. ठीक है, उदाहरण की बात करें बेटा मनुष्य की. ठीक है बेटा, जितने भी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सब लिख लेता हूं. मनुष्य. ठीक है, उसके बाद बात करें मेंढक की. मेंढक के अंदर भी जो 11th के अंदर आपके सिलेबस के अंदर है फ्रॉग. फ्रॉग के अंदर भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है. ठीक है बेटा, और अगर बात करें, आप लोग बताइए बेटा और किसके अंदर, जैसे आप लोगों ने मोर देखा होगा, एक बहुत ही, मोर तो चलो बाद की बात करेंगे. एक बेटा जैसे फल मक्खी है. फल मक्खी मादा बड़ी होती है. फ्रूट फ्लाई जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे अपन लोग, या जिसको हम लोग ड्रोसोफिला बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं बेटा? ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर. इसके अंदर मादा जो होती है वो बड़ी होती है, नर जो होता है वो छोटा होता है. एस्केरिस की बात करें, नर और मादा एस्केरिस, मेल एंड फीमेल एस्केरिस, उसके अंदर भी आपको देखने को मिलती है. नर जो होता है छोटा होता है, एस्केरिस. ठीक है बेटा, एस्केरिस. ये सारे एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के दे रखे हैं. तो मनुष्य जो है एक लैंगिक जनन करने वाला, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया, लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, सजीव प्रजक प्राणी है, एक लिंगी प्राणी है, और इसके अंदर लैंगिक द्विरूपता जो है वह उपस्थित होती है. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. लैंगिक द्विरूपता क्या होती है, जीव क्या होते हैं, ठीक है, जीन क्या होते हैं, जीव, ये सब चीजें. अब देखो बेटा, अपने कहा था ना कि लैंगिक जनन के अंदर नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है. तो लैंगिक जनन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बेटा यही है कि लैंगिक जनन के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है. और निषेचन क्या होता है? निषेचन हालांकि डिटेल के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लो कि निषेचन के अंदर क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है. और नर और मादा युग्मकों के संलयन से एक नया इंडिविजुअल बनता है, नया वेस्टी बनता है. ठीक है, कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट विच ऑन कंबाइनिंग डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. लैंगिक जनन में जीव नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं. जीव जो होते हैं वह नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जो आपस में संयोजित होकर, निषेचन के द्वारा संयोजित होकर एक नए वेस्टी में विकसित होते हैं, न्यू इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं. क्लियर है? आई थिंक यहां तक सभी चीजें आपकी क्लियर है. चलते हैं बेटा अगली स्लाइड के ऊपर. अब देखो बेटा, अब बेसिकली हम लोग अगर बात करें तो ठीक है, जनन अंग की बात करेंगे. बेसिकली जनन अंग की बात करते हैं. जनन अंग क्या होते हैं? जनन अंग, या जिसको बोलते हैं सेक्स ऑर्गन. क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन. तो बेटा सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? कि जनन में काम में आने वाले सभी अंगों को, जनन की प्रक्रिया में काम में आने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से जनन अंग की संज्ञा दी जाती है. कि द ऑल द ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन, विच पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. लिखिएगा बेटा, जनन क्रिया में, जनन क्रिया में काम में आने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से जनन अंग कहा जाता है. जनन अंग कहा जाता है. जनन अंग कहा जाता है. ऑल दी
organs participates in reproduction process are collectively called as सेक्स ऑर्गन। उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन कहते हैं। अब बेसिकली देखना बेटा, जनन अंग जो होते हैं, जनन अंग दो प्रकार के होते हैं। जनन अंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के जनन अंग होते हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो होते हैं बेटा प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जननांग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरे होते हैं बेटा द्वितीयक जननांग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक जननांग, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो बेटा ये क्या होते हैं देखना, प्राथमिक जननांग मतलब वे जनन संरचनाएं जो युग्मकों का निर्माण करती है, उन्हें हम लोग प्राथमिक जननांग कहते हैं। वे जननांग या वे जनन संरचनाएं जिनके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे युग्मकों का मतलब, युग्मक कौन कौन से सर? आप किस युग्मक की बात कर रहे हो बेटा? युग्मक जो जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे नर के अंदर जो है शुक्राणु युग्मक के रूप में काम करते हैं और मादा के अंदर अंडाणु जो होते हैं वह युग्मक के रूप में काम करते हैं। तो नर के अंदर युग्मकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? वर्षणों की सहायता से होता है। तो वर्षण जो होते हैं वह प्राथमिक जननांग होते हैं। किसके अंदर? नर के अंदर। और अंडाशय जो होते हैं वह मादा के अंदर प्राथमिक जननांग होते हैं। द्वितीयक जननांग क्या करते हैं? आगे है डिटेल के अंदर, इसलिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं कि द्वितीयक जननांग क्या होते हैं। कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वे अंग होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वे अंग होते हैं जो युग्मकों के स्थानांतरण के लिए, युग्मकों के संग्रहण के लिए, निषेचन क्रियाओं को करवाने के लिए, गर्भ धारण के लिए, भ्रूणीय विकास के लिए सहायता करते हैं। उन्हें हम लोग द्वितीयक जननांग कहते हैं। तो क्लियर है चीज यहां तक कि जननांग क्या होते हैं, जनन अंग क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? कि जनन क्रिया में काम में आने वाले सभी अंगों को सामूहिक रूप से जननांग कहा जाता है। ऑल दी ऑर्गन पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेक्स ऑर्गन। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। अब बेटा प्राथमिक जननांग क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, मतलब इनके बगैर जनन संभव नहीं है, इनके बगैर जनन संभव नहीं है, इनके बगैर जनन क्रिया संभव नहीं है। ये चीज ध्यान रखना बेटा, इनके बगैर जनन क्रिया संभव नहीं है, इनके बगैर जनन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वे अंग हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। दी ऑर्गन्स विच फॉर्म दी गैमीट्स, ऐसे ऑर्गन जो युग्मकों का निर्माण करते हैं उन्हें प्राथमिक या आवश्यक जननांग कहते हैं। जैसे मनुष्य में वर्षण, टेस्टिस इन मेल, महिलाओं में अंडाशय, ओवेरीज इन फीमेल। मनुष्य के अंदर मादा के अंदर अंडाशय और नर के अंदर जो वर्षण होते हैं वह प्राथमिक जननांग के रूप में काम करते हैं। और वर्षण के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा? वर्षण के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्म जो होता है वह मेल गैमीट होता है, शुक्राणु जो होते हैं वह नर के अंदर युग्मक के रूप में काम करते हैं, मेल गैमीट के रूप में काम करते हैं। और अंडा से जो होता है इसके द्वारा अंड का निर्माण होता है, जिसको एग या ओवम भी कहते हैं। और यह जो होता है यह बेटा मादा युग्मक या फीमेल गैमीट होता है। इज दैट क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे बेटा, बात करें द्वितीयक अंग की बात करते हैं, द्वितीयक जननांग की बात करते हैं।
ठीक है। द मेल, ये भी कुछ और भी बात है बेटा इसी के बारे में कि द मेल गैमिट इज स्पर्मेटोजोन। हालांकि वहां पे मैंने बता दिया कि द मेल गैमिट इज स्पर्मेटोजोन, और स्पर्मेटोजोन जो है सिंगुलर वर्ड है, स्पर्मेटोजोआ जो है वह प्लूरल वर्ड है। द फीमेल गैमिट इज ओवम, नर युग्मक शुक्राणु है और मादा युग्मक डिंब या ओवम है। इसको डिंब भी कह सकते हैं, अंड भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई एक ही बात है। शुक्राणु को हम लोग इंग्लिश के अंदर स्पर्म भी लिख सकते हैं, स्पर्मेटोजून या स्पर्मेटोजोआ, एक ही बात है, ठीक है बेटा। दीज ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स एंड कंसिडर्ड एज टू बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो प्राथमिक जननांग होते हैं इनके द्वारा कुछ हार्मोन्स भी बनाए जाते हैं, इनके द्वारा कुछ हार्मोन का निर्माण भी किया जाता है, इसलिए इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि भी माना जा सकता है। दे आल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, सो दे आल्सो कंसिडर्ड एज टू बी अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर? कौन कौन से हार्मोन होते हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलते हैं बेटा अगले पॉइंट्स की तरफ। सेकंड बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। बेटा मैंने बताया कि ऐसे जननांग जो युग्मकों के, नर या मादा युग्मकों के संग्रहण के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए आवश्यक होते हैं। द ऑर्गन्स फॉर्म द पैसेज फॉर द गैमीट एंड हेल्प इन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मतलब नर और मादा युग्मकों के स्थानांतरण के लिए, उनके संग्रहण के लिए आवश्यक होते हैं ताकि निषेचन की क्रिया अच्छे तरीके से हो सके। ऐसे अंगों को हम लोग बोलते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, द्वितीयक या सहायक जनन अंग कहते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिएगा बेटा। इन मेल, अगर नर की बात करें तो बेटा ये एक नर का जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अंदर शुक्राणु है बेटा यहां पर, और शुक्राणु का रिलीज कहां होगा? इस पेनिस से होगा। तो यहां पर से देखो बेटा, यहां से जो शुक्राणु बनेगा इस प्रकार की नलिकाओं से होता हुआ यहां से होकर ऐसे बाहर आता है। तो इस शुक्राणुओं के जो स्थानांतरण के लिए कई प्रकार की नलिकाएं जो होती है इसके अंदर काम में आती है। ये सभी जो नलिकाएं हैं और इसके आसपास की जितनी भी ग्रंथियां वगैरह हैं ये सभी मिलकर क्या बनाती है? द्वितीयक जननांग का निर्माण करती है, एसेसरी या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बनाती है। इन मेल दीज इंक्लूड एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, वास डेफरेंस जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल्स को बोलते हैं शुक्राशय, ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि, पेनिस, ये सभी जो संरचनाएं होती है वह सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होती है। ये क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। क्या है बेटा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। किसके अंदर है ये बेटा? ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर। मेल की हम लोग बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? फिर अगर बात करें मादा की, तो मादा के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे फेलोपियन ट्यूब है, जिसको हम लोग हिंदी के अंदर बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब को निषेचन नलिका भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। गर्भाशय, यूट्रस जिसको हम लोग इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, यह भी आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। वेजाइना जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं योनि, बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्रंथि, ये सब जो है वह आपके फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या जिन्हें हम लोग एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं वह होती है। चलते हैं बेटा आगे। अगला जो पॉइंट्स है कि सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, दो बार आ गया बेटा, एक को काट दीजिएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन के ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब मनुष्य का जो भ्रूणीय विकास होता है, तो बेटा आप लोगों को पता होता है कि जब भ्रूणीय विकास होता है तो भ्रूणीय विकास के दौरान जनन स्तर बनते हैं। क्या होता है बेटा? देखिएगा कि जब मनुष्य का, देखिएगा बेटा कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, या इसको हिंदी में लिखते हैं भ्रूणीय विकास,
जब भ्रूणीय विकास होता है तो भ्रूणीय विकास के दौरान जनन स्तर बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? जनन स्तर बनते हैं। जनन स्तर, या जिसको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जर्म्स लेयर। और मनुष्य एक त्रिकोरकी प्राणी है। मनुष्य एक कैसा है बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मनुष्य जो है एक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, त्रिकोरकी प्राणी होता है। त्रिकोरकी का मतलब क्या होता है कि मनुष्य के अंदर 3 जनन स्तर बनते हैं। सबसे बाहर के जनन स्तर को बोलते हैं बेटा एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टोडर्म। बीच वाले को बोलते हैं बेटा मीजोडर्म, ठीक है, मीजोडर्म। और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं बेटा एंडोडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? एंडोडर्म। और मनुष्य के अंदर बेटा जो भी संरचनाएं होती है, जितनी भी मनुष्य के अंदर, चाहे कोई अंग है, चाहे कोई संरचना है, चाहे कोई उत्तक है, इन सभी संरचनाओं का निर्माण इन्हीं जनन स्तरों में से होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट बात रखने योग्य है कि जो टेस्टिस है, टेस्टिस और जो ओवेरी है, इसका निर्माण भ्रूण की मीजोडर्मल से होता है। ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है, इसलिए मैंने ये चीज यहां पढ़ाई। क्या कह रहा हूं कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस एंड ओवरी डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म, दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो भ्रूण के अंदर जो मीजोडर्म होती है उससे अंडाशय का और वर्षण का निर्माण होता है। और ये अंडाशय और वर्षण कहां बनते हैं बेटा? उदर गुहा के अंदर विकसित होते हैं। कहां विकसित होते हैं? उदर गुहा के अंदर। अब यहां पर देखो बेटा, एक और मजे की बात है, अंडाशय और वर्षणों का निर्माण तो कहां होता है? उदर गुहा के अंदर होता है। लेकिन जन्म नर के अंदर क्या है कि नर के अंदर जन्म से कुछ समय पहले ये जो वर्षण होते हैं वह उदर गुहा से बाहर आ जाते हैं, जबकि मादा के अंदर अंडाशय जो है वह उदर गुहा के अंदर ही रहते हैं। ये पॉइंट लिखा हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, क्या कह रहा हूं बेटा? जन्म के समय मैं कह रहा हूं लिखा, एवरीथिंग इज क्लियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग। इट्स माई गारंटी, इट्स द गारंटी ऑफ मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट। ये श्योर कह रहा हूं आपको, हर चीज यहां पर क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है बेटा। मेल के अंदर जन्म के समय ये जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस, ये बनते तो कहां है? उदर गुहा के अंदर। लेकिन उदर गुहा से कहां आ जाते हैं बेटा? एक बाहर की तरफ एक कोश होता है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू द स्क्रोटल सैक, बाहर आ जाता है। क्यों आते हैं वो अपन लोग जब नर जनन तंत्र पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्षण बने कब थे? कि वर्षण बने थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। किससे बने थे? मीजोडर्म से बने थे। कहां बने थे? उदर गुहा के अंदर बने थे। फिर क्या हुआ कि जन्म हुआ तो जन्म से कुछ समय पहले ही यह उदर गुहा से बाहर आकर कहां आ जाते हैं बेटा? वर्षण कोष में आ जाते हैं। जबकि मादा में क्या होता है कि मादा के अंदर यह उदर गुहा के अंदर ही व्यवस्थित रहते हैं। ओवेरीज रिमेन्स इन एब्डोमेन, ओवेरी रिमेन्स इन एब्डोमिनल कैविटी। क्या कहते हैं कि जन्म के समय वर्षण नीचे अंडकोश में, अंडकोश नहीं है बेटा, इसको वर्षण कोश लिखेंगे, वर्षण कोश। ठीक है बेटा, इसको क्या लिखना है बेटा? वर्षण कोश। नीचे वर्षण कोश स्क्रोटल सैक में उतर जाते हैं, लेकिन अंडाशय उदर गुहा में ही रहते हैं। कई सारी बीमारियां होती है बेटा, एनसीईआरटी नहीं बता रही है लेकिन थोड़ा सा नॉलेज बता देता हूं। एक बीमारी के अंदर क्या होता है कि वर्षण कोश जन्म के समय उदर गुहा में नहीं व्यवस्थित हो पाते हैं। उस बीमारी को क्या कहते हैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। फिर ये देखो बेटा, हम लोगों ने बता दिया कि ह्यूमन इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस या चाइल्ड लेइंग एनिमल। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, जनन के, मानव जनन के चरण क्या क्या है। ठीक है, स्टेप्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा, पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट जो जनन के चरण का पहला पॉइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? गैमीटोजेनेसिस, जेनेसिस, युग्मक निर्माण। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक निर्माण। बेटा देखो, हमने कहा कि मनुष्य जो है एक लैंगिक जनन करने वाला प्राणी है, और लैंगिक जनन के लिए क्या चाहिए बेटा? युग्मक चाहिए। क्या चाहिए? युग्मक चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे? युग्मकों का निर्माण करना पड़ेगा। तो यही है बेटा कि जनन के
लिए आवश्यक जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, दैट इज व्हाट, दैट इज गैमिटोजेनेसिस, मतलब युग्मकों का निर्माण। नर युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है बेटा, युग्मक जनन कहलाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट स्पर्म इन मेल and formation of female gamete egg in female is called as गैमेटोजेनेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखना बेटा, इसका मतलब ये दो प्रकार का हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, देखो बेटा, गैमेटोजेनेसिस बेसिकली कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। हालांकि मैं गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल इसके बारे में कुछ बात करूंगा। गैमेटोजेनेसिस जो है वह दो प्रकार का हो गया। कि सर दो प्रकार का कौन कौन सा? एक तो हो गया बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, या जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शुक्र जनन। क्या बोलते हैं? शुक्र जनन। इसको बोलते हैं बेटा शुक्राणुओं का निर्माण। क्या बोलते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण। क्या बोलेंगे बेटा? शुक्राणुओं का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, किसके अंदर होगा बेटा? नर में अकर्स इन मेल के अंदर होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? जिसको बोलते हैं ऊजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? ऊजेनेसिस, या इसको बोलते हैं बेटा अंड जनन। क्या बोलते हैं? अंड जनन। ठीक है, अंड जनन क्या होता है बेटा? अंड जनन फॉर्मेशन ऑफ एग, अंड का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एग। क्या होगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एग। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एग किसके अंदर होगा बेटा? मादा के अंदर। किसके अंदर होगा? मादा के अंदर, इन फीमेल। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बेटा, शुक्र जनन की क्रिया जो होती है यह प्यूबर्टी के बाद शुरू होती है, अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। जबकि अंड जनन की जो क्रिया होती है वह जब मादा अपना भ्रूणीय विकास कर रही होती है अपनी मां के गर्भाशय के अंदर, उसी समय शुरू हो जाती है। यह क्रिया कब शुरू होती है बेटा? अकर्स स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूअस टिल ओल्ड एज। पुराने मतलब बुढ़ापे में तक भी क्या रहती है? शुरू रहती है। लेकिन यह कब शुरू होती है? स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान शुरू हो जाती है एंड स्टॉप्स एट 50 इयर्स एज। 50 साल, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी ने बकायदा 50 साल लिखा है, इसलिए एट 50 इयर्स, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग कलर जो है काम में लिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है बेटा, एक जनन की क्रिया के दौरान क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है, गैमिटोजेनेसिस। जैसे स्पर्म का निर्माण होता है और मेल के अंदर, और ओवम का निर्माण होता है फीमेल के अंदर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। ये चीज हम लोगों ने यहां पर पढ़ ली। दूसरा स्टेप देखते हैं बेटा। देखो बेटा, हम लोग सभी जानते हैं कि नर के अंदर या मनुष्य के अंदर नर अलग होता है, मादा अलग होती है। और नर को अपनी
जो भी नर युग्मक हैं या जिन्हें शुक्राणु कहते हैं उनको मादा के अंदर स्थानांतरित करना पड़ेगा। तो जनन का जो दूसरा चरण होता है उसको बोलते हैं बेटा इनसेमिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन क्या होता है कि कोपुलेशन की क्रिया के दौरान नर द्वारा अपने नर युग्मकों को, अपने शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग में स्थानांतरित करने की जो क्रिया होती है उसे इंसेमिनेशन कहते हैं। लिख लो बेटा, संभोग क्रिया के दौरान, संभोग क्रिया के दौरान नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में स्थानांतरित करने की क्रिया, स्थानांतरित करने की क्रिया जो है वह आपके इंसेमिनेशन कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट स्पर्म्स into the female genital tract during copulation is what is called as insemination। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंसेमिनेशन कहते हैं। कौन सा पॉइंट है बेटा? ये पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म into the female genital tract is called as insemination। मादा जननांगों में शुक्राणुओं का स्थानांतरण। ठीक है बेटा। तीसरा चरण कहते हैं, बेटा मुझे बताओ, अगर नर और मादा जनन एक ही जगह, मादा युग्मक एक ही जगह पर पहुंच चुके हैं तो उन दोनों के अंदर क्या होगा? निषेचन की क्रिया होगी। तो अगला पॉइंट देखिएगा बेटा, इस पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट लिखूंगा मैं। थर्ड पॉइंट जो है वह क्या होता है बेटा? निषेचन। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड स्टेप जो होता है उसको बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन, या जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं बेटा निषेचन। क्या लिखते हैं बेटा? निषेचन। कि नर व मादा युग्मकों के संलयन की जो क्रिया होती है उसे निषेचन कहा जाता है। लिखिएगा, नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया, नर व मादा युग्मकों के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। लिखिएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, अगला स्टेप देखिएगा बेटा। अगला स्टेप क्या कह रहा है कि ये अपन ने पढ़ लिया, नर और मादा युग्मकों का संलयन जो है, और जो संलयन होगा तो उसके द्वारा युग्मनज का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बेटा? निषेचन के बाद जो है वह युग्मनज बनता है की क्रिया। इसके परिणाम स्वरूप लिख लीजिए, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण, युग्मनज या जिसको हम लोग बोलते हैं जायगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? जायगोट का निर्माण होता है। लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, लिखिएगा बेटा, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या बनता है बेटा? जायगोट जो है वह बनता है। अगला स्टेप देखिएगा बेटा, अगला स्टेप क्या कह रहा है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसको समझते हैं। देखिएगा बेटा, अभी मैं एक आपको रफली आइडिया देता हूं कि यह जो है यह एक मादा जनन संरचना है, मादा जनन तंत्र है। इसके अंदर बेटा अंडाशय जो होता है वह यहां पर होता है। ये क्या है बेटा? अंडाशय। ध्यान से समझना, ये है अंडाशय या जिसको बोलते हैं ओवेरी।
बेटा ओवेरी के द्वारा क्या निकलता है बेटा, ओवेरी के द्वारा एग निकलता है, और स्पर्म जो है कॉपुलेशन के दौरान यहाँ पर कई सारे जो है वह स्पर्म जो है वह रिलीज कर लिए जाते हैं ह्यूमन के फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के दौरान। तो क्या होता है बेटा कि इस एम्पुला रीजन, ये क्या है, यह है बेटा फेलोपियन ट्यूब। ध्यान से एक पॉइंट को समझना है, हालांकि डिटेल के अंदर मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा। इस फेलोपियन ट्यूब का यहां पर क्या होता है कि नर और मादा युग्मकों के निषेचन की क्रिया होती है। यहां पर क्या होती है बेटा, निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो जितने भी स्पर्म है वो सभी बाकी वाले तो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक जो है वह स्पर्म जो है वह आपके यहाँ पर जो है अवेलेबल रहता है। अब एक्चुअली क्या होता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या बनता है बेटा, यह जायगोट बनता है, और यह जायगोट इस यूट्रस के अंदर आता है। अब इस जायगोट के अंदर, इस युग्मनज के अंदर विभाजन होता है, अवस्था आती है ब्लास्टुला। क्या आती है बेटा, ब्लास्टुला, मोरुला, उसके बाद आती है मोरुला, उसके बाद आती है गैस्ट्रुला। हालांकि ये सब अवस्थाएं हमें नहीं पढ़नी है बेटा, लेकिन ध्यान रखनी है। तो जब जायगोट यहां से जब गर्भाशय तक आता है तो इसके दौरान कई प्रकार का विकास होता है, एक स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो यही लिखा हुआ है कि जो फोर्थ स्टेप होता है कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी का निर्माण होता है और उस कोरक पुट्टी का क्या होता है, विकास होता है, जिसकी वजह से जो है, जिसकी वजह से आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो अगला स्टेप क्या है बेटा, लिख लीजिएगा इसको। फोर्थ स्टेप जो है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट, कोरक पुट्टी का निर्माण व विकास। हिंदी में लिखते हैं बेटा कोरक पुट्टी का निर्माण व विकास। क्या होता है बेटा, लिखिएगा इसमें कि फेलोपियन ट्यूब में निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, और यह युग्मनज जो होता है, यह युग्मनज जो है वह गर्भाशय तक पहुंचता है। उसके दौरान उसमें कई प्रकार के विकास होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। लिखना, निषेचन के बाद, निषेचन के पश्चात निषेचन के पश्चात युग्मनज से कोरक पुट्टी बनती है, कोरक पुट्टी का निर्माण होता है, और फिर इसमें परिवर्धन के द्वारा भ्रूण बनता है। क्लियर है चीज बेटा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन blastocyst is formed after formed from zygote which further developed into embryo। ठीक है बेटा, ये जो है वह जनन का आपके फोर्थ स्टेप होता है। अब अगला स्टेप क्या होगा देखिएगा बेटा कि जब ये कहा ना अपन ने कि जब यहां पर ये आ जाता है, यहां पर जब ये आ जाता है तो ये अब जो है ब्लास्टोसिस इसके अंदर गर्भाशय की भित्ति के अंदर धस जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि जो लेडी है वह प्रेग्नेंट हो गई। इस स्टेप को कहा जाता है बेटा इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, गर्भाशय की दीवारों से कोरक पुट्टी का जुड़ना। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। लिखिएगा बेटा इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट के बाद लिखेंगे अपन लोग
ठीक है ना, इस पॉइंट के यहाँ पे लिखेंगे बेटा। अगला जो फिफ्थ स्टेप होता है बेटा उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, लिखिएगा। इम्प्लांटेशन या इसको बोलते हैं अंतररोपण। क्या बोलते हैं बेटा, अंतररोपण। ठीक है, गोरख पुट्टी का गर्भाशय की दीवारों में धस जाना। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to wall of uterus is what is called as implantation. Implantation हो गया तो क्या होगा, उस भ्रूण का विकास होगा। क्या होगा, उस भ्रूण का विकास होगा। कहाँ होगा, मादा के यूट्रस के अंदर ही, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जेस्टेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूणीय विकास, या जिसको बोलते हैं जेस्टेशन, गर्भावधि। ठीक है, लिख लो बड़ी, इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या होगा बेटा, सिक्स्थ पॉइंट आपके हो जाएगा जेस्टेशन, या जिसको हिंदी में लिखते हैं बेटा गर्भावधि। क्या लिखते हैं बेटा, गर्भावधि। क्या लिखोगे, लिखिएगा बेटा, मादा के गर्भाशय में भ्रूण का विकास क्या कहलाता है बेटा, गर्भावधि कहलाती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो in the uterus of female is what is called as gestation period. मनुष्य के अंदर gestation period कितने महीने का होता है बेटा, 9 मंथ का होता है, 9 महीने का होता है। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, 9 महीने के बाद जब भ्रूण का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है तो उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, या बच्चे का जन्म कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी लिख लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिख लो बेटा। 7th पॉइंट जो है वह आपके क्या है बेटा, 7th पॉइंट लिखिएगा। 7th वाला जो पॉइंट है जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन, या जिसको बोलते हैं प्रसव क्रिया। क्या बोलते हैं बेटा, प्रसव क्रिया। मतलब लिख ला, भ्रूणीय विकास के बाद, या अपन सीधा लिख लेते हैं, लिख लो, चलो पूरा ही लिख लो। भ्रूणीय विकास के पश्चात शिशु का जो जन्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन बोलते हैं। कि डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज व्हाट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। इज दैट क्लियर। तो बेटा ये जो है वह 7 स्टेप है रिप्रोडक्शन के। एक एक स्टेप को पूरा एक बार सीक्वेंस में लिख लेता हूँ। पहला स्टेप बेटा क्या होता है बेटा, पहला स्टेप होता है आपके गैमीटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप क्या होता है बेटा, दूसरा स्टेप होता है इनसेमिनेशन। थर्ड स्टेप क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। फोर्थ स्टेप क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो है वह अगला स्टेप होता है। फिफ्थ स्टेप की बात करते हैं बेटा। फिफ्थ स्टेप होता है बेटा इम्प्लांटेशन। क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन। सिक्स्थ स्टेप क्या होता है बेटा, जेस्टेशन। क्या होता है बेटा, जेस्टेशन। और फोर्थ स्टेप जो होता है पार्चुरेशन। तो ये 7 स्टेप जो है वह रिप्रोडक्शन की आप लोगों को
बिल्कुल इसी सीक्वेंस के अंदर याद होने चाहिए। चलिए बेटा, आज की लास्ट जो स्लाइड है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ओवर एज, मेल वर्सेस फीमेल, आयु के साथ जनन क्षमता। बेटा अभी हमने बताया था कि जो जनन के सभी जो चरण होते हैं, या अगर अपन शुक्र जनन की बात करें तो शुक्र जनन और अंड जनन जो है, बेसिकली अंड जनन तो मादा की भ्रूणीय अवस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है, लेकिन वह जो है फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के समय पूरा सही ढंग से होता है, उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जब फीमेल 50 इयर्स की हो जाती है, 50 इयर्स, तो उस समय आकर जो है अंड जनन रुक जाता है। जबकि मेल के अंदर, बुढ़ापे के अंदर भी जो है शुक्राणुओं का निर्माण शुरू रहता है, कि ड्यूरिंग प्यूबर्टी देयर आर remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old age, but formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. यौवन के दौरान पुरुषों और महिलाओं में जनन घटनाओं के बीच उल्लेखनीय अंतर होते हैं। उदाहरण के लिए वृद्ध पुरुषों में भी शुक्राणु निर्माण जारी रहता है, लेकिन महिलाओं में लगभग 50 वर्ष की आयु में डिंब का निर्माण रुक जाता है। तो आई थिंक ये अपना आज का लास्ट स्लाइड था। आई थिंक आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। इसी तरह आप लोग मेरे साथ बने रहिए, इस इंस्टीट्यूट, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। आपको एनसीईआरटी का वर्ड, एक एक वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की जिम्मेदारी इस इंस्टीट्यूट की है, इस मेरी है, डॉक्टर अमर की है, मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट की है। हम पर भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। थैंक यू वेरी मच।